हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग एक टॉपिक उठाने वाले हैं जो कि क्लास 12th के अकाउंट्स का वन ऑफ द फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो हमें करना है, लेकिन इसके अलावा इसके कुछ फीचर्स है, कुछ राइट्स है, लाइबिलिटीज है, क्या होता है पार्टनर, किस तरीके से पार्टनर्स जो है वो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, इसके साथ इसमें बात करने वाले हैं। तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका हर कोर कंसेप्ट समझ में आए और आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक, दैट इज पार्टनरशिप। तो सबसे पहले पार्टनरशिप में हमें समझना क्या है। पार्टनरशिप में सबसे पहले इसका फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होना चाहिए। सर फंडामेंटल्स मतलब क्या क्या इसके अंदर होगा, अब देखते हैं धीरे धीरे सारी चीजों को। तो सबसे पहला दैट इज व्हाट आर द एसेंशियल, ठीक है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। एक पार्टनरशिप में एंटर होने के लिए सबसे पहला एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होता है दो या दो से ज्यादा लोग का होना। सर मतलब क्या हुआ, थोड़ा और अच्छा से समझाइए। तो इसमें जो लिखा है पढ़ते हैं और फिर हम लोग एक एक वर्ड का जहां टेक्निकलिटीज होगा वहां पर उसे समझेंगे भी। सबसे पहले देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, ठीक है, कम से कम 2 पर्सन का होना जरूरी है। 2 पर्सन का होना जरूरी है सर, तो 2 से ज्यादा कितने हो सकते हैं, ये सब के बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन ये चीज के साथ अभी अपने हैं कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए। आगे क्या लिखा है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहां पर एक टेक्निकल वर्ड आया कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंसी का कोई सर्टिफिकेट मिलता है क्या सर? नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। देखते हैं कॉम्पिटेंसी कैसे डिफाइन करता है ये लॉ। तो कॉम्पिटेंसी होना चाहिए टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉम्पिटेंसी जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइंड है, ठीक है, कि कौन पर्सन कॉम्पिटेंट है और नहीं है। इसके साथ यूजुअली अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो एवरी पर्सन, ठीक है, जो एक बेसिक लेमैन लैंग्वेज हुआ, दैट इज एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर एक शख्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एलिजिबल है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने क्या बताया कि एक्सेप्ट कुछ लोगों को छोड़ करके। अब ये कुछ लोग कौन होंगे इसके साथ समझते हैं। तो सबसे पहला यहां पर आ रहा है दैट इज माइनर, ठीक है। माइनर का मतलब वो शख्स, वो लड़का या लड़की जो 18 साल से कम है, ठीक है। इफ यू आर बिलो 18 यू आर माइनर, ठीक है। इसका माइनर का एक अलग से एक्ट भी है, लेकिन उतना डिटेल में जाने का कोई जरूरत नहीं है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आप 18 साल से कम के हो तो आप पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो। सर तो इसमें नोट है, ये नोट का क्या मतलब होगा अपने देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर कोर कंसेप्ट समझ में आए। तो सबसे पहला दैट इज माइनर इज नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग अ पार्टनर। कोई भी इंसान अगर 18 साल से नीचे का है तो वो पार्टनर के रूप में मनोनीत नहीं किया जा सकता टू बीइंग अ पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है। सेकेंड, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। अगर कोई इंसान दिमागी रूप से संतुलित नहीं है, इफ ही और शी इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो वहां पर उसको वो पार्टनर नहीं बन सकता। आप किसी पागल के साथ पार्टनरशिप एंटर नहीं कर सकते, कानून आपको इसकी इजाजत नहीं देता है। तीसरा इसके अंदर आ रहा है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, ठीक है। अगर किसी शख्स को किसी कानून ने मना कर दिया कि भाई फलाने इंसान के ऊपर कोई कानून लगा हुआ है जिसके तहत उसे पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, तो जब तक उसे वो कानून वापस परमिट नहीं कर देता है, टिल दैट टाइम बीइंग वो पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि हर एक पार्टनरशिप को एंटर होने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना चाहिए। अब ये 2 लोग कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें से ये 3 को स्पेसिफिकली आउटसाइड बाहर कर दिया गया, दैट इज फर्स्ट माइनर, ऑल्दो देयर आर सम पॉइंट्स अटैच्ड देयर टू, जिसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। सेकेंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो शख्स दिमागी रूप से संतुलित नहीं है उसे पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है। और तीसरा है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। कोई भी लॉ के तहत यदि किसी भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो जब तक वो लॉ उसको डिस्क्वालीफाई करके रखता है तब तक वो पार्टनरशिप में
पार्टनर के रूप में एंटर नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई लॉ जो उस पर लगा हुआ था उसने उसे बरी कर दिया, मतलब उसने उसको पॉजिटिवली छोड़ दिया है, बोला कि नो अब आप एंटर हो सकते हो एज अ नॉर्मल पर्सन टू बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। ठीक है सर, ये माइनर वाला पॉइंट था, इसमें नोट था, इसमें क्या नोट है ऐसा थोड़ा बात करते हैं इस पर। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे और फिर अच्छा से और समझ में आएगा। मान के चलते ये 3 पार्टनर है एक्स वाई एंड जी। ठीक है, और इनके पास एक छोटू आता है। छोटू कौन है? छोटू सर एक माइनर है। तो एक छोटू आता है, बोलता है, ये छोटू आकर के एक्स वाई जी को बोलता है कि मुझे भी पार्टनर बना दो। अब कानूनतः एक माइनर को पार्टनर तो नहीं बनाया जा सकता, हाँ, बट पार्टनरशिप एक्ट में मतलब कानून ने ही तीनों मेजर पार्टनर को एक ऑप्शन दिया कि अगर आप छोटू को एज अ पार्टनर बनाना चाहते हो तो आप यूनानिमस कंसेंट दो, मतलब आपका तीनों जन का रजामंदी होना चाहिए। ठीक है सर, अगर 2 रजामंद हो रहा और एक नहीं हो रहा है तो भी तो मेजॉरिटी तो मान ही रहा है। तो लॉ बोलता है नहीं, मेजॉरिटी की मैंने कहीं पर भी बात नहीं की है, मैंने जो बात की है अभी वो की है यूनानिमस कंसेंट। अगर आप 100% तीनों का तीनों लोग बोलता है कि हाँ माइनर को पार्टनर बना सकते हैं तो आप बनाने के लिए एलिजिबल हो, माइनर भी पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल है। बस कंडीशन यही है कि यूनानिमस कंसेंट होना चाहिए, प्लस इसके अलावा क्या सर, पार्टनर बना तो लिए लेकिन ये जो पार्टनर बनेगा ना ये ओनली फॉर द बेनिफिट बनेगा। ठीक है, ये केवल बेनिफिट के लिए बनेगा। मतलब क्या, मान के चलते हैं 2011 में पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ, फर्म ने कमाए 4 लाख रुपए और सबको बराबर में मिलने थे, तो चारों पार्टनर इंक्लूडिंग माइनर सबके घर में कितने आएंगे? 1-1 लाख रुपए, क्योंकि चारों बराबर के हिस्सेदार थे। 2012 में फर्म ने नुकसान किया और नुकसान हुआ है कितना का? नुकसान हुआ है 6 लाख का। तो अब ये नुकसान किसके बीच बटेगा? चारों के बीच बटेगा। क्या छोटू भी इस नुकसान को झेलेगा? जवाब होगा नहीं, छोटू केवल बेनिफिट के लिए आया था। एक माइनर जो आया था वो केवल और केवल बेनिफिट के लिए आया था। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि माइनर तुमको नुकसान नहीं झेलना है, लेकिन अगर मुनाफा होगा तो तुमको मिलेगा क्या? हाँ, ठीक है। तो यह भी नोट ही है जो आपके सामने आने वाला है। तो यहां से एक बार इसको हम लोग पहले कंक्लूड करते हैं कि अगर प्रॉफिट होगा 4 लाख का तो चारों के बीच में बटेगा इन द अग्रीड रेशियो। ठीक है, और अगर 2012 में नुकसान हुआ तो नुकसान का जिम्मेदारी तीनों पार्टनर्स के पास जाएगा, और तीनों पार्टनर्स के पास जो जिम्मेदारी जाएगी वो जाएगी 2-2 लाख रुपए की। दैट इज इन द अग्रीड रेशियो 1:1:1। तो यहां पर अब नोट आता है। ये नोट हमें क्या बोलता है एक बार देखते हैं। ये नोट हमें बोलता है कि माइनर पार्टनर को भी, ठीक है, अगर सारे के सारे, इफ ऑल द पार्टनर, वर्ड को ढंग से देखना, इफ ऑल द पार्टनर अग्री, सब के सब रजामंद होते हैं तो उन लोग एडमिट कर सकते हैं माइनर को भी। ठीक है, एडमिट कर सकते हैं माइनर को भी एज अ पार्टनर, लेकिन जो माइनर जो एडमिट होगा एज अ पार्टनर, ही विल बी ओनली एडमिटेड फॉर द बेनिफिट। ठीक है, उसका जो एडमिशन होगा इट विल बी ओनली फॉर द बेनिफिट। कल को अगर नुकसान होता है तो ये माइनर इसमें से एक फूटा कौड़ी नुकसान का नहीं झेलेगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था पार्टनरशिप का। एक एसेंशियल कंडीशन है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। हाँ, जो लोग हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार कॉम्पिटेंट होने चाहिए, और कॉम्पिटेंसी के लिए सबसे पहला जो कॉम्पिटेंट है, जो हर एक इंसान कॉम्पिटेंट है, लेकिन कौन कॉम्पिटेंट नहीं है? तो उसका जवाब होगा एक माइनर जो कॉम्पिटेंट नहीं है। सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन की अगर 100% लोग उस पर अपनी रजामंदी देते हैं तो माइनर को भी पार्टनर बनाया जा सकता है। ठीक है, पहला माइनर। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तीसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। ठीक है, तो ये 3 लोग हैं जो कि पार्टनर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन, दैट इज इट मस्ट, पार्टनरशिप मस्ट कंटेन ऑफ 1 or more person मस्ट एग्जिस्ट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। तो हमने पहला पॉइंट देखा जिसमें 2 और मोर पर्सन का होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है अग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब समझौता हम लोग बोल सकते हैं। इस अग्रीमेंट के क्या क्या फीचर्स है इसके साथ का बात करते हैं।
तो यहां पर अग्रीमेंट तब मतलब पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन अग्रीमेंट, ठीक है, जब तक दो जन के बीच में कुछ लिखा पढ़ी नहीं होगा, ऑन पेन पेपर नहीं आएगा, तब तक वो एक लीगल बॉडी बनने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तो एवरीथिंग विल बी, जो भी आपस में जो भी टर्म्स कंडीशन हम लोग रखते हैं उसे हमें अग्रीमेंट में मेंशन करना चाहिए। अग्रीमेंट बड़े मजे की बात है कि ये रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। मतलब वर्बल अग्रीमेंट भी पॉसिबल है क्या? लॉ बोलता है हाँ, वर्बल एग्रीमेंट भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें रिटर्न अगर होगा तो कल को अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट ऑफ लॉ में रिटर्न अग्रीमेंट को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है एज कंपेयर टू वर्बल एग्रीमेंट, ठीक है। वर्बल एग्रीमेंट वैलिड है, जवाब है हाँ वैलिड तो है, लेकिन रिटर्न को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है जब कोई डिस्प्यूट होता है, जैसा मैंने अभी बोला। अब इस एग्रीमेंट में क्या होता है? इस एग्रीमेंट में इट इज द बेसिस, ठीक है, ऑन ऑफ रिलेशनशिप अमंग पार्टनर, ठीक है। यहां पर एक रिलेशनशिप तय होता है दो जन के बीच में। जब एक बिजनेस में एंटर करने जाते हैं तो जो टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग रखते हैं वो सब एग्रीमेंट में लिखा जाता है, और ये रिलेशनशिप सेट करता है बिटवीन द पार्टनर। ये रिलेशनशिप जो मतलब पार्टनरशिप एंटर हो रहा है, रिलेशनशिप का मतलब कोई हस्बैंड वाइफ का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर बिजनेस में दो जन मिल रहा है काम करने के लिए। तो ये जो रिलेशनशिप है ये किस किस तरीके से हो सकता है? ये हो सकता है फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। पर्टिकुलर वेंचर का मतलब क्या? मान के चलते हैं कि रांची से रामगढ़ के लिए, ठीक है, एक रास्ता बनना था, ठीक है, या फिर बॉम्बे पूना के लिए एक रास्ता बनना था। तो जब तक ये रास्ता बन रहा है, ए और बी बोलता है कि हम दो मिल करके काम करेंगे। मेरे पास सीमेंट है, ये बोलता है मेरे पास सारे मशीन है, तो ए और बी पार्टनरशिप में एंटर कर गया फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, ठीक है। जब तक ये रोड रहेगा तब तक हम लोग पार्टनर्स है। रोड का काम हो करके खत्म हुआ, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। तो यहां पर रिलेशनशिप कब तक है, पार्टनरशिप कब तक है? जब तक वो वेंचर चल रहा है, ठीक है। दूसरा जो होता है दैट इज फॉर अ पीरियड, ठीक है। जिस समय पार्टनरशिप एंटर हुआ, ठीक है, जिस समय पर ए और बी पार्टनर बनते हैं, इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि बॉस हम लोग पार्टनर तो रहेंगे लेकिन 3 साल तक। जैसे ही 3 साल खत्म होता है हमारे बीच की पार्टनरशिप हो जाती है खत्म, ठीक है। अब मजे की बात, इसके आगे ना एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते, बहुत ढंग से समझ में आएगा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू समझना। मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि बॉम्बे पूना का रोड बनना है, और मुंबई पूना बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसमें ए और बी ने पार्टनरशिप एंटर किया। सर रोड बन के खत्म हो गया, सारा चीज सही हो गया, और उसके बाद भी ए और बी पार्टनर है। एक बार वेंचर इज डन, ठीक है, वंस द वेंचर इज डन, स्टिल उसके बाद भी ए और बी बोलता है कि बॉस हम पार्टनर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सर ये तो वेंचर पर्टिकुलर वेंचर के लिए था, इसके बाद भी इन लोग पार्टनर कंटिन्यू होना चाहता है, हाँ कर सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते फिर मैं वापस इस पर आऊंगा। ए और बी एंटर होता है, और एंटर होते समय उन्होंने बोल दिया कि बॉस हम 2 साल तक पार्टनर रहेंगे, 2 साल के बाद पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, और उसके बाद भी मजे की बात इन लोग ए और बी 2 साल के बाद भी पार्टनर हैं। तो ये दोनों ही केस, ठीक है, ये दोनों ही केस जो होता है, ये दोनों ही केस है पार्टनरशिप एट विल का, ठीक है। ये जो दोनों केस है ये मेरा थर्ड पार्ट ऑफ रिलेशनशिप हो गया, जिसे हम एट विल बोलते हैं। विल मतलब होता है मर्जी, मतलब अब हम लीगली बाउंड है नहीं, क्योंकि जिसके लिए बने थे या जिस समय के लिए बने थे वो समय तो पार हो गया, वो काम तो हो गया। अब इसके बाद भी अगर हम पार्टनरशिप कंटिन्यू करते हैं तो वो मर्जी पर है। जिस दिन मेरा मन खत्म होगा मैं एक रिटर्न नोटिस दूंगा और पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब मर्जी की पार्टनरशिप इसे बोलते हैं, मतलब पार्टनरशिप एट विल। तो हमने क्या देखा कि रिलेशनशिप कैसे कैसे हो सकते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, फॉर अ पीरियड, या फिर फॉर अ विल, ठीक है। अब इसके बाद द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डीड, मतलब जो लिखित नामा, जो अग्रीमेंट होता है उसको हम लोग टेक्निकली पार्टनरशिप डीड ही बोलते हैं। इस पार्टनरशिप डीड में सारे टर्म्स कंडीशन जो दो पार्टनर्स के बीच में तय हुए हैं उसके साथ बात होता है। इट कैन बी रिलेटेड टू सैलरी, इट कैन बी रिलेटेड टू रेम्यूनरेशन, इट कैन बी रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एनी टर्म्स, मतलब प्रॉफिट का शेयरिंग, सब कुछ इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था एसेंशियल्स का। सबसे पहला 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, और दूसरा है एक अग्रीमेंट होना चाहिए।
गोइंग फॉरवर्ड इसमें जो तीसरा पॉइंट आने वाला है दैट इज लॉफुल बिजनेस। जिस भी बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हो वो एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। मतलब क्या सर कि अगर मान के चलते आर्म्स एम्यूनेशन के लिए मेरे पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। ए और बी मिलता है, उनके पास लाइसेंस वाइसेंस कुछ नहीं है, लेकिन वो आर्म्स एम्यूनेशन का बिजनेस कर रहे, क्या वो लीगल है? जवाब होगा ना। कानून ने आपको परमिशन नहीं दिया है तो आप उस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते हो जनाब, जब तक आपके पास लीगल परमिशन नहीं आ जाता। तो दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप विल बी इलीगल। और यहां पर लीगैलिटी मुझे चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए किसी भी पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस या कंटिन्यूएंस के लिए। तो यहां पर अ पार्टनरशिप एस्टैब्लिश्ड इज फॉर अ लॉफुल बिजनेस। बिजनेस लॉफुल होगा तो पार्टनरशिप भी वैलिड है, बिजनेस लॉफुल नहीं है तो पार्टनरशिप भी वैलिड नहीं है जनाब। गोइंग फॉरवर्ड चौथा पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जो कमाएंगे वो आपस में बटेगा। सर प्रॉफिट लिखा, लॉस नहीं लिखा। लॉस ना बाय डिफॉल्ट डीम्ड है कि भाई जिस रेशियो में तुम प्रॉफिट शेयर करेगा, अगर कुछ भी बात नहीं हुआ दो पार्टनर के बीच में तो लॉस भी उसी रेशियो में होगा। मतलब क्या सर? मतलब प्रॉफिट का अलग रेशियो, लॉस का अलग रेशियो होने की भी संभावनाएं हैं। जवाब होगा हाँ, होने का संभावना है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड है भाई, हम और आप बैठ करके बना रहे हैं, तो बैठ करके जिस तरीके से दोनों का म्यूचुअल कंसेंट होगा वैसे होगा। तो लॉस का अलग रेशियो, प्रॉफिट का अलग रेशियो हो सकता है, हाँ। लेकिन अगर ऐसा कोई भी अलग अलग बात नहीं किया है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही लॉस शेयरिंग रेशियो भी होगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अग्रीमेंट बिटवीन या अमंग द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस, ठीक है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों को मिल करके अपने को संभालना होगा। इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल पार्टनर्स मस्ट शेयर देयर लॉस। मतलब क्या सर? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए बी सी, ठीक है, दो एग्जांपल लेंगे और दोनों को बहुत ढंग से समझेंगे। ए बी सी तीनों ही मेजर है, ठीक है, तीनों ही मेजर है और तीनों का रेशियो 1:1:1 है। अब यहां पर ना सी जब पार्टनरशिप में आया तो सी ने ये बोला कि बॉस देखो हम आ तो रहे हैं लेकिन हम ओनली फॉर प्रॉफिट होंगे, लॉस होगा तो बॉस हम नहीं जानते, ठीक है। तो यहां पर अगर प्रॉफिट हुआ तो तीनों में बटेगा, हाँ। लॉस होगा तो सी बोलता है मेरा जिम्मेदारी नहीं है, जो लॉस है तुम लोग दोनों आपस में बांट लो, ठीक है। तो यहां पर सी इज अ गारंटीड पार्टनर जिसे केवल प्रॉफिट मिलेगी, ठीक है। सी कभी भी लॉस नहीं झेलेगा। अगर सर इसी सेम एग्जांपल में मैं एक्स वाई जी वाला लेता हूं और छोटू वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था, तो प्रॉफिट होगा तो तीनों में बटेगा क्या? हाँ। लेकिन लॉस होगा तो क्या छोटू लॉस लेकर के जाएगा? छोटू माइनर है तो माइनर जो है ही इज ओनली एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर ओनली फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट, दैट इज प्रॉफिट। लॉस में माइनर का कुछ भी नहीं आने जाना है, लॉस में माइनर कुछ भी नहीं झेलेगा, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड तीसरा, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या हुआ इसका? सर ए बी सी डी पार्टनर थे, सी और डी ना मैक्सिमम इंडिया के बाहर रहता है, एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें अलग अलग भी हो सकता है। सी और डी इंडिया के बाहर रहता है, मान के चलते ई भी है और ई थोड़ा ओल्ड एज है, ठीक है, उसका ज्यादा घूमना फिरना पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो एक्टिवली काम कौन कर रहा है? सर ए और बी एक्टिवली काम कर रहे हैं, ए और बी, जो भी बिजनेस हो रहा है वो ए और बी टेक केयर कर रहा है। बिजनेस कमाया 15 लाख का प्रॉफिट, ठीक है, बिजनेस कमाया 15 लाख का प्रॉफिट। अब यहां पर अगर प्रॉफिट है तो सब में बटेगा, हाँ। आप एक्टिव थे नहीं थे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बीच में जो अग्रीड रेशियो है उस रेशियो में आपका प्रॉफिट को बांटा जाएगा, ठीक है। जो अग्रीड रेशियो है उस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा, ठीक है, जो रेशियो उसमें प्रॉफिट बटेगा। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम इसका आगे बात करते हैं तो अग्रीड रेशियो में प्रॉफिट है तब तो बटेगा, हाँ। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ए और बी ने बिजनेस किया और इस बार ना 15 लाख का प्रॉफिट नहीं हुआ, रादर यहां पर 30 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है, 30 लाख का नुकसान हो गया। डी और ई बोलता है बॉस हम तो आए भी नहीं थे, ई बोलता है हम तो बूढ़ा थे, हम तो सवाल ही नहीं उठता है कि आ सकते हैं। सी बोलता है हम तो इंडिया में भी नहीं थे, काम इन लोग कर रहा था, तो हम नुकसान क्यों झेले? तो बॉस पार्टनरशिप का एक सीधा सीधी नियम होता है, एवरी पार्टनर इज सेवरली एंड जॉइंटली लायबल। जब प्रॉफिट सब में बट रहा है, आप काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे कोई मैटर नहीं करता। सेम लॉजिक अप्लाई फॉर लॉस ऑल्सो, लॉस भी सब में बटेगा, आप काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर पार्टनर
एक दूसरा का प्रिंसिपल है और हर पार्टनर एक दूसरा का एजेंट है। एजेंट को अपने प्रिंसिपल की सारी बातें माननी पड़ेंगी और प्रिंसिपल जो है वो हर एक पार्टनर उसके लिए, हर पार्टनर उस प्रिंसिपल के लिए क्या है, एक एजेंट है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप सेटअप होता है। वर्ड पढ़ते हैं, बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाई ऑल ऑफ पार्टनर और बाई एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर। मतलब जरूरी नहीं है सब काम करे, हो सकता है बीब इंडिया के बाहर था, केवल एक काम कर रहा है, एक से ज्यादा लोग हैं, हाँ है, काम क्या एक से ज्यादा लोग करेंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा, ठीक है। कोई एक जन भी काम करेगा और वो उसके द्वारा कमाया हुआ प्रॉफिट या हुआ हुआ नुकसान सब लोग झेलेगा, ये भी हो सकता है जनाब, ठीक है। इन अदर वर्ड्स पार्टनर आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल एजेंसी का रिलेशनशिप सेटअप हुआ। एज एन एजेंट ही रिप्रेजेंट अदर पार्टनर एंड देयर बाई बाइंड्स थ्रू हिज एक्ट। मतलब कोई भी पार्टनर कोई भी काम करता है जो उसकी एग्रीमेंट के अंदर है, जो उसके दायरे में, जो उसके स्कोप में है, तो उसके वजह से सारे के सारे पार्टनर उस काम के लिए लायबल होंगे। एज अ प्रिंसिपल ही इज बाउंड टू द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। मतलब अगर कल को एजेंट कोई गलती कर देता है तो प्रिंसिपल उसका जिम्मेदारी लेता है ना जनाब। हाँ, सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होगा। कल को अगर कोई भी पार्टनर गलती किया है और उससे फर्म को नुकसान हुआ है जो उसके दायरे के अंदर था और उस दायरे के अंदर रह करके उससे गलती हुई है, तो उसके गलती का खामियाजा, जो नुकसान है, जो लॉस है, वो सब पार्टनर को देखना पड़ेगा। सो दिस वॉज अबाउट द बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये 5 एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। जब आप क्लास 12 स्टार्ट करोगे ना तो आपको ये चीज इनिशियल्स में दिखेगा। बच्चा क्या करता है ना, ये सबको छोड़ देता है, बोलता है यार प्रैक्टिकल है, अकाउंट्स प्रैक्टिकल पेपर है, देखते हुए निकलेंगे। थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ है और अच्छा बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो डोंट टेक एनीथिंग की टेकन फॉर ग्रांटेड कि हम इसको एग्जाम में लिख ही देंगे। आप टू द पॉइंट रहिए, समझिए, तब जाकर के एग्जाम में लिखने पाइएगा। इसी तरीके के वीडियोस के साथ अभी हम लोग और आने वाले हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, चाहे आप क्लास 11 में है, 12 में है या फिर CS में है, किसी में भी है, वहां जहां पार्टनरशिप है वहां पर ये लॉजिक आने वाला है, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड। आपको और वीडियोस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, हम लोग जल्द ही और वीडियोस के साथ आने वाले हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, फिर से डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन एंजॉय एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।